अब हम देखने वाले हैं लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोरोली देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि सोम की जो बेसिक स्ट्रेसेस हुआ करती हैं वो सारी की सारी इसी से रिलेटेड हुआ करती हैं। जो हमारी स्ट्रेन हुआ करती हैं वो भी डायरेक्शन से रिलेटेड हुआ करती हैं। तो यहीं से उस बारीकी को समझते हुए चलना होगा आपको। ठीक है, तो यहां से हम पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझते हैं कि सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है, ट्रांसवर्स जो प्लेन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती हैं। ठीक है, एक्सियल एक्सिस क्या होती हैं। तो पहले एक छोटी छोटी हम डेफिनेशंस को लेके चलते हैं एक सिंपल फिगर के हिसाब से। तो जब भी आपसे ये बोला जाए कि भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बताइए, तो आप क्या कहते हैं, लेंथ वाइज। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है हमारी, लेंथ वाइज। अगर मैं आपसे एक सिंपल डेफिनेशन पूछता हूं, यहां पर एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट लेके चल रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो ये होती है हमारी लेंथ वाइज एक्सिस। अब गलती मत करना, जो मैं यहां पर बारीकी आपको बताने वाला हूं वो चीज समझिएगा। लेंथ वाइज बारीकी ये है कि आपको सबसे पहले एक क्रॉस क्वेश्चन करना होगा कि सर हमें रेफरेंस बताइए, पहले क्या है रेफरेंस, उसके बेसिस पर ही हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बताएंगे। तो यहां पर रेफरेंस हमारी होती है जो हम जनरली फिक्स कर देते हैं, जो सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन, जो हम पार्ट, जो हम फेस फिक्स कर रहे होते हैं उसे हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए अगर मैं इस चीज को फिक्स करता हूं, इस चीज को मान लीजिए मैं फिक्स करता हूं, ये कौन सा वाला आपके पास फेस हो गया, जो मेरा क्रॉस सेक्शन फेस है। अगर मैं उसे फिक्स कर रहा हूं, है ना, रेफरेंस में अगर उसे लेके चल रहा हूं, फिक्स इन द सेंस जो अपने माइंड में आप रेफरेंस लेके चल रहे हो, तो ये जो आपने रेफरेंस ली है अपने माइंड में, इस रेफरेंस के बेसिस पर लेंथ कौन सी होगी। अब सिंपल सा आंसर आने वाला है, इस रेफरेंस के बेसिस पर लेंथ हमारे पास मिलने वाली है ये। ठीक है, और अगर इसी लेंथ वाइज में एक्सेस की बात करूं, लेंथ वाइज में एक्सेस की बात करूं, तो दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। लेंथ वाइज एक्सेस की बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। ठीक है, अब वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस तो हमारी नॉर्मली जा रही है, ठीक है, बट हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस जिसे हम जनरली बोलते हैं वो हम सेंट्रोइडल एक्सेस, ध्यान से समझिएगा, लेंथ वाइज। अब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है उसका जो जनरल जो मीनिंग है, मैं अब यहां पर जनरल मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूं सारी चीजों में। ठीक है, मैंने एक चीज यहां पर खुद से ही एक्सेप्शन दे दिया है आपको कि मैं इसके बहुत ज्यादा डेप्थ की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मैं यहां पर ही आपसे बहुत क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूं, बट मैं बहुत डेप्थ की बातें नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूं एकदम यहां पर। तो जनरल मीनिंग जो मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की लेके चल रहा हूं वो लेंथ वाइज सेंट्रोइडल एक्सिस है। लेंथ वाइज सेंट्रोइडल एक्सिस मेरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाती है। लेंथ वाइज सेंट्रोइडल एक्सिस मेरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाती है। उम्मीद है आपने ये शॉर्ट नोट्स में अपने नोट डाउन कर लिया है जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं। ठीक है, सारी वर्डिंग में यहां लिख नहीं रहा हूं, आप इनको नोट डाउन करो। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है सेंट्रोइडल एक्सिस है जो कि लेंथ वाइज है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर मैंने रेफरेंस ये लिया है, अब एग्जांपल के तौर पर मैं इसी चीज को और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं कि अगर मैं मान लीजिए कि एक ये मेरे पास एक बॉडी है और उसको मैं यहां से इस वाले पार्ट से मान लीजिए फिक्स कर देता हूं, जो नीचे वाला बॉटम फेस है वहां से मैं इसे फिक्स कर देता हूं। तो अब जरा सोचिएगा आपके पास रेफरेंस कौन सी है, रेफरेंस है आपके पास ये बॉटम फेस। इसका मतलब आपके पास लेंथ कौन सी होगी, लेंथ अभी भी इसे कहोगे क्या, नहीं, लेंथ अब कहोगे आप इसे, लेंथ अब कहोगे इसे। तो हमारे पास अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होगी, जो इस फेस के सेंट्रोइड से होके जा रही है, जो इस फेस के सेंट्रोइड से होके जा रही है और लेंथ वाइज है, क्योंकि इसके लिए ये हो गई हमारी लेंथ। जब हम बात कर रहे हैं कौन सी चीज को फिक्स करने की, बॉटम फेस या अपर फेस को फिक्स करने की। उम्मीद है यहां से एक छोटी सी बारीकी वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सिंपल हमारी लेंथ वाइज होगी। ठीक है, जनरली आपको अगर जब तक नहीं दिया होता है, ये भी याद रखिएगा, जब तक नहीं दिया होता है आपका रेफरेंस क्या होता है, आपका रेफरेंस प्लेन होता है, आपका रेफरेंस प्लेन होता है आपका क्रॉस सेक्शन, रेफरेंस प्लेन होता है आपका
क्रॉस सेक्शन प्लेन। उम्मीद है आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। रेफरेंस प्लेन होता है क्रॉस सेक्शन प्लेन, तो क्रॉस सेक्शन प्लेन से लेंथ वाइज यही होगा। और सेंट्रोइडल एक्सिस हमारी कौन सी हो जाएगी यहां से, तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या कहलाएगी, ये वाली। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसी होगी, ये वाली। इसे हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अब आ जाती है एक बात जिसे हम बोल देते हैं एक्सियल एक्सिस, ठीक है। एक्सियल एक्सिस दूसरा हमारा जो है डेफिनेशन, दैट इज द एक्सियल एक्सिस, ठीक है। एक्सियल एक्सिस, ठीक है। अब जो एक्सियल एक्सिस है, अब याद रखिएगा जैसे मैं आपको मैंने जनरल मीनिंग बोली है, जनरल मीनिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की जो यहां पर आपको दिखने वाली है, दैट इज ऑल्सो द एक्सियल डायरेक्शन, ऑल्सो द एक्सियल डायरेक्शन। बेसिकली अगर मैं यहां पर बहुत डेप्थ में अगर लेके जाऊं आपको, ठीक है, तो बहुत डेप्थ में जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैं वो हमारी बहुत सारी हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी क्या है, बहुत सारी हैं। बट जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस से जाती है उसी को हम जनरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। और यही हमारी जो जनरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वही हमारी क्या कहलाती है, एक्सियल एक्सिस। तो इस फिगर के हिसाब से अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो इस फिगर में आपको दिख रही है, दैट इज ऑल्सो दी एक्सियल एक्सिस, ठीक है। एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सा, कि जो एक्सिस हमारी एक्सियली है, एक्सियली मतलब सेंट्रोइड से पास होके जा रही है, सेंट्रोइड से पास होके जा रही है। और साथ में इसका एक वर्ड ये भी होता है नॉर्मल एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस मतलब क्या हुआ, रेफरेंस से परपेंडिकुलर, रेफरेंस से परपेंडिकुलर, ठीक है। रेफरेंस से परपेंडिकुलर, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, एक्सियल एक्सिस। अगर वो नॉर्मल एक्सिस मेरी सेंट्रोइड से होके जा रही, तो सेंट्रोइड से जो मेरा रेफरेंस प्लेन है वो तो ये है। रेफरेंस प्लेन क्या है मेरा, वाई जेड मान लो। इसे अगर एक्स मान रहे हो तो इसे आप वाई और जेड मान लो, ये डायरेक्शन वाई मान लो, ये डायरेक्शन जेड मान लो। तो वाई जेड जो प्लेन है वो मेरा क्या हो गया, एक हमारे पास रेफरेंस प्लेन, उस रेफरेंस के अगर नॉर्मल एक्सिस जा रही है और सेंट्रोइड से पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस। और अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूं, टू एंड थर्ड इज द ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां पर लेके चलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, इसको और समझ लो। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारी सिंपल, जो कि हमारे रेफरेंस प्लेन से, जो कि हमारे रेफरेंस प्लेन के पैरेलल होके जाए। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि मैं लेके चल रहा हूं जनरल मीनिंग, तो जनरल मीनिंग हमारी होती है सेंट्रोइडल वाली। तो रेफरेंस प्लेन से पैरेलल होके जाए और वो पैरेलल हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस हो। अब सेंट्रोइडल एक्सिस यही मत समझना सिर्फ और सिर्फ ये एक्स वाली है, सेंट्रोइडल एक्सिस तो होती है बहुत सारी, बट मैं उतनी डेप्थ में आपको अभी नहीं लेके चल रहा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस हमारा है, मैं उसके रेफरेंस में लेके चल रहा हूं। अगर आपको और डाउट या और कुछ क्यूरियोसिटी है आपके माइंड में कि आपको और डेप्थ में पढ़ना है इन चीजों को, एग्जाम पॉइंट व्यू से भी आगे पढ़ना है, तो आप बिल्कुल ऐप में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके वो वाले डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस वाले क्रॉस सेक्शन की, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, मेरा वाई जेड प्लेन है। तो इस वाई जेड प्लेन में भाई पहले सेंट्रोइडल एक्सिस दिखाओ मुझे। तो सेंट्रोइडल एक्सिस मेरी कौन कौन सी है, एक तो ये है एक्स वाली, एक ये है वाई वाली, और एक ये है जेड वाली। गलती मत करना, ये मेरी क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस, जो मैंने यहां पर ये तीन दिखाई है, ठीक है। तो y वाली भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइड से होके जा रही है, x वाली भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, एंड z वाली भी सेंट्रोइडल एक्सिस है। इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इन्हें हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसे हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस। ये सारी की सारी कहानी किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, ये सारी की सारी कहानी हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन। अगर आपने रेफरेंस प्लेन ये ऊपर वाला ले लिया, सोचो जरा, अगर आपने रेफरेंस प्लेन ये ऊपर वाली सरफेस ले ली, तो अब यहां पर नॉर्मल एक्सिस हमारी ये हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी ये हो जाएंगी। तो अभी देखो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स यहां थी, तो यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई इधर वाली एक्स, और ये वाली हो गई जेड, हो गई ट्रांसवर्स, जबकि नॉर्मल कौन सी हो गई, वाई। तो गलती मत करना, जो मैंने अपनी बोला है अभी उसे फिर से एक बार रिवाइज करो, समझो एक एक वर्ड को, तब जाके आपको ये सारी एक्सिस समझ में आ जाएंगी। और ये हमारा एक्सिस का खेला था, ठीक है। एक्सिस की कहानी थी कि एक्सिस बेसिकली कौन कौन सी किस तरह की होती है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गई हमारी, जो कि रेफरेंस
प्लेन के पैरेलल हों और सेंट्रोइडल एक्सेस हो। तो जनरली हमारी दो सेंट्रोइडल एक्सेस हम मान के चलते हैं जो कि पैरेलल होती हैं, दैट इज द वाई एंड जेड। इसमें कौन सी हो गई, एक्स एंड जेड, इसमें हो गई एक्स एंड जेड। तो डिपेंड करता है कौन सा रेफरेंस प्लेन लेके चल रहे हो। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इस चीज को फिर से रिवाइज करो अगर आपको नहीं समझ में आया है, और अगर आपको अभी भी कुछ क्यूरियोसिटी बच जाती है, क्योंकि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, अगर क्यूरियोसिटी बच जाती है तो ऐप पर आप जाके पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर अच्छे से समझा भी दूंगा एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, कि एक्चुअल में सेंट्रोइडल एक्सेस क्या क्या होती हैं, कितनी होती हैं, क्या वो इनफाइनाइट होती हैं, सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहां पर बात करने का वो वाला टाइम नहीं है, क्योंकि यहां पर हम बात नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस जाने की। क्लियर, चलो तो यहां पर अब बात कर लेते हैं हम जो हमारी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बेसिस पर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन फोर्सेस के जो नाम होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने वही फिगर फिर से लिया हुआ है। एक्सेस के नाम आपको याद हो चुके हैं, रेफरेंस मैंने ले लिया है ये, ध्यान से समझिएगा, रेफरेंस मैंने ले लिया है ये। और अगर इसको मैंने रेफरेंस मान लिया है तो रेफरेंस मेरे पास प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला, मतलब वाई जेड मेरे लिए क्या है, रेफरेंस है। वाई जेड मेरे लिए हो गया रेफरेंस, वाई जेड हो गया मेरे लिए रेफरेंस। और अगर वाई जेड रेफरेंस है तो मेरे पास कौन सा वाला रेफरेंस प्लेन हो गया, ये वाला। बात समझ में आ रही है, वाई जेड मतलब ये वाला रेफरेंस प्लेन हो गया। रेफरेंस प्लेन ये फिक्स नहीं है, मतलब इसको समझो, रेफरेंस अगर आपने ये ले लिया तो वो हर जगह के लिए रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस ही है मेरा। ठीक है, अगर मैं इस प्लेन की स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा बारीकी वाली चीजों में मैं नहीं लेके जा रहा हूं, अगर क्यूरियोसिटी है तो बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, चलिए, रेफरेंस अगर ये है मेरे पास, मतलब वाई जेड मेरा रेफरेंस है। प्लेन को सोम में हमेशा ऐसे सोचिएगा, प्लेन एक जगह फिक्स मत रखना। प्लेन अगर मैंने रेफरेंस ये ले लिया, इसका मतलब रेफरेंस ये भी है, रेफरेंस यहां पर भी है, रेफरेंस शुरू में भी था, हर जगह ये रेफरेंस ही चल रहे हैं। बस रेफरेंस क्या है मेरा, वाई जेड है। ठीक है, तो वाई जेड मेरा रेफरेंस है। तो इस रेफरेंस का जो मैं सबसे इधर वाला पार्ट लेके चल रहा हूं, उसमें जरा देखिएगा, अगर मैं फोर्स यहां पर फोर्स तो समझिएगा, अब अगर मैं फोर्स यहां पर एक ऐसे लगाता हूं, ये ऐसे एक फोर्स में ये देता हूं। ठीक है, दूसरी फोर्स मान लीजिए मैं यहां से देता हूं ऐसे, इसके पैरेलल। ठीक है, एक फोर्स और लेके चल रहा हूं मैं यहां पर, इसके यहां पर, अभी समझ जाएंगे आप इस चीज को। एक फोर्स और लेके चला मैं यहां पर, ये। अब जरा समझिएगा, पहले इतने पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इतने पार्ट को समझ लेते हैं। ये मैं पहले सेंट्रोइडल एक्सेस बना देता हूं यहां पर, ये मैं सेंट्रोइडल एक्सेस बना देता हूं पहले। एक हो गई ये, ठीक है, एक सेंट्रोइडल एक्सेस हो जाएगी ये वाली। ठीक है, और एक सेंट्रोइडल एक्सेस हो गई मेरी ये वाली। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। रेफरेंस अगर मैं इसे ले रहा हूं तो सेंट्रोइडल एक्सेस ये दो दिखानी पड़ेंगी, रेफरेंस इसे लेता तो सेंट्रोइडल एक्सेस मुझे ये दिखानी पड़ती। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रेफरेंस जहां पर भी जो भी आप स्टडी कर रहे हो उस पर मुझे स्टडी करनी है ना। तो ये हमारी हो गई मान लीजिए जेड जेड, ठीक है, ये हो गई हमारी मान लीजिए वाई वाई, और ये हो गई मान लीजिए एक्स एक्स। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जरा सोचिएगा, अगर मैंने इस वाले फोर्स की बात की, कौन सा वाला फोर्स जो मैंने इस कलर से दिखाया हुआ है, ये जो आपने फोर्स की बात की है यहां पर, ये वाला, इस फोर्स को मान लीजिए P1 बोल रहे हो आप, P1। अब P1 का नाम क्या होगा जरा सोचिएगा। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि ये जो सेंट्रोइड से होने वाली एक्सेस है, इसका नाम क्या है, आप तुरंत आंसर दे चुके होंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारी एक्सियल एक्सेस, सॉरी इसका नाम है हमारा एक्सियल एक्सेस, मतलब जो सेंट्रोइड से होके जा रही है, जो कि सेंट्रोइड से होके जा रही है। ठीक है, बट और दूसरा एक बेसिक नाम इसका है नॉर्मल एक्सेस। नॉर्मल एक्सेस मतलब जो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होके जा रही है, अभी हमने समझा था ये। अब जरा सोचिएगा, अगर ये सेंट्रोइड से होके जाती है तो इसका नाम होता है एक्सियल एक्सेस। तो एक्सियल एक्सेस पर जो फोर्स लग रहा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड। समझ में आ रहा है, एक्सियल फोर्स या एक्सियल लोड। अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये वाला, समझिएगा इस चीज को आप थोड़ा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये, ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूं। यहां पर ये समझिएगा जरा, इसे ऐसे लेके आ गए। ठीक है, ये मेरा जेड है। अब देखिएगा कि ये जो हमारे पास ग्रीन कलर में दिखा रखा है,
ये है मेरे पास मान लीजिए P2 फोर्स, और ये P2 फोर्स, अब जरा आंसर दीजिएगा मुझे, ये P2 फोर्स मेरा जो मैंने रेफरेंस प्लेन लिया है YZ उसके परपेंडिकुलर है या नहीं? उसके परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है भाई, उसके परपेंडिकुलर है, YZ के परपेंडिकुलर मेरा P2 फोर्स है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक्सियल होगा या नहीं होगा वो हमें देखना है। एक्सियल का मतलब क्या है? सेंट्रोइड से नॉर्मल जाना चाहिए, सेंट्रोइड से नॉर्मल जाना चाहिए। सेंट्रोइड से जा रहा है क्या? ये सेंट्रोइड से नहीं जा रहा है। अगर ये सेंट्रोइड से नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? असेंट्रिक नॉर्मल लोड या असेंट्रिक एक्सियल लोड। मतलब असेंट्रिक वर्ड यूज करना है तब जाके आप इसे एक्सियल बोलोगे। तो ये मेरा क्या है? असेंट्रिक एक्सियल लोड। तो P2 का नाम क्या हो जाएगा? P2 का नाम हो जाएगा असेंट्रिक नॉर्मल या फिर असेंट्रिक नॉर्मल या फिर एक्सियल लोड। असेंट्रिक नॉर्मल या फिर एक्सियल लोड, इनको नोट्स में बनाते रहो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। उसके बाद जैसे मैं यहां पर ये और बात कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये चीज यहां पर मैं दिखा देता हूं इसे, सॉरी, ये चीज ये जा रही है लाइन इससे होते हुए, ठीक है? अब देखिएगा कि यहां पर जैसे मैं इसको देखा, ये वाला येलो कलर से जो है, दैट इज द P3। तो P3 भी मेरा क्या है? इस YZ के परपेंडिकुलर है, बट कौन सी वाली? सेंट्रोइड से होके जा रहा है, YY वाली से। तो इसमें जो असेंट्रिसिटी है वो दिख रही है ना आपको? ये भी तो E है ना? मान लीजिए E1 थी तो ये E2 मान लो। तो यहां पर भी असेंट्रिक है बट है नॉर्मल, तो इस P3 का नाम भी क्या होगा? सेम। तो P2, P3 कर देता हूं, P2, P3 कर देता हूं, जिससे कि आपको ये व्यू रहे कि हाँ भाई इस P2 और P3 में अंतर नहीं है। बस अंतर किसका है कि एक ZZ के अबाउट लगा हुआ, एक YY पर लगा हुआ है। मतलब अगर कोई एक चीज बेंडिंग क्रिएट करेगा, ये बेंडिंग क्रिएट करेगा, और ये बेंडिंग क्रिएट किस सेंस में करेगा? जो P2 है वो तो इस चीज को ऐसे लेके जाएगा, जो P2 है वो लेके जाएगा इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में, इन द सेंस जो हमारा ये वाला प्लेन है, कौन सा? XZ प्लेन। जबकि जो P2 है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जो P2 है वो बेंडिंग क्रिएट करेगा, वो बेंडिंग क्रिएट करेगा। अब ये बेंडिंग कैसे क्रिएट होगी उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो बेंडिंग क्रिएट करेगा कहां पर? XZ प्लेन पर, XZ प्लेन पर। जबकि जो हमारे पास P3 है वो बेंडिंग क्रिएट करेगा, वो बेंडिंग क्रिएट करेगा कहां पर? कौन से वाले प्लेन में? किस प्लेन के अबाउट? ये प्लेन है हमारा XY प्लेन, ठीक है? XY प्लेन। तो उम्मीद है यहां तक ये चीज समझ में आ रही होगी। बेंडिंग क्रिएट कैसे कर रहा है वो चीजें मैं कैलकुलेशन बेसिस पर आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी यहां पर ये जो चीजें हैं हम बात करेंगे, अब चैप्टर हम थर्ड में बातें करेंगे, जो हमारे पास फोर्सेस का एनालिसिस होगा आगे की तरफ, ठीक है? बाकी हम थोड़ा बहुत यहां पर भी बातें करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है? अभी ये हो गया P2 P3। अब मैं थोड़े से फोर्सेस और लेके चला यहां पर, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर ये, ठीक है? इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आपसे। एक फोर्स में ये लेके चला, एक फोर्स में ये लेके चला यहां पर ऐसे, ठीक है? और एक फोर्स में यहां पर ये लेके चला ऐसे, ये, ठीक है? और एक फोर्स में और लेके चल रहा हूं, दैट इज ये यहां पर मैं लेके चल रहा हूं इस फोर्स को अलग कलर से, तो मैं इस कलर से ही दिखा देता हूं इसे, ठीक है? ये फोर्स मैंने यहां पर इस कलर में, इस कलर से नहीं लेके चल के हम इसे लेके चल रहे हैं इससे, ठीक है? या फिर इससे, ठीक है? ये बेटर रहेगा। ये हो गया ये वाला, ठीक? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं इसकी, जब मैं बात कर रहा हूं इस वाले फोर्स की जो कि ब्लू से दिखा रखा है, तो ये जो फोर्स है ये मान लीजिए इसे बोल रहा हूं मैं P4, इसे बोल रहा हूं P5, ठीक है? और इसे बोल रहा हूं मैं P6। तो P4 जो फोर्स है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहां से जा रही है सेंट्रोइड से। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन मेरी सेंट्रोइड से होके जा रही है तो ये मेरा क्या है? ये मेरा P4 है, प्योर मतलब डायरेक्ट ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड, या इसका दूसरा नाम ये भी होता है शियर लोड, शियर लोड, ठीक है? जबकि अगर मैं P5 की बात करूं या फिर P6 की बात करूं तो इसके नाम देखिएगा। P5 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या कभी भी P5 के लाइन ऑफ एक्शन क्या कभी भी सेंट्रोइड से होके जा सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें है असेंट्रिसिटी,
और ये जो असेंट्रिसिटी मुझे मिल रही है यहां पर, इसी की वजह से इसका नाम हो जाएगा असेंट्रिक ट्रांसवर्स shear लोड, ठीक है, इसका नाम। एंड P6 का नाम क्या हो जाएगा? P6 का भी यही तो है ना, P6 का हाल भी तो यही हो रखा है ना। यहां पर देखिएगा ये भी कभी भी सेंट्रोइड से होके नहीं जा सकता, इसका मतलब इसमें भी एसेंट्रिसिटी होगी। इसको E3 ले लो, इसको E4 ले लो, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। तो यहां पर इसका नाम भी क्या हो जाएगा? असेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये YZ प्लेन के पैरेलल हैं, ये YZ प्लेन के पैरेलल हैं, इसीलिए यहां पर ये इनका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स लोड। जबकि जो YZ प्लेन के हमारे रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे उनका नाम होगा नॉर्मल या एक्सियल के नाम से। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वाली चीजों के नाम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम थोड़े से यहां पर इन क्वेश्चंस को डिस्कस और कर लेते हैं। पहले मैंने यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, उसी क्वेश्चन के बेसिस पर मैं आपसे थोड़ी सी चीजें और डिटेल में यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जरा सोचिएगा कि अगर मैं आपसे एक ये फिगर लेके चल रहा हूं, मान लीजिए इमेजिनरी आपके पास एक ये फिगर है, इस क्वेश्चन को भी हम अभी सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये फिगर है, इस फिगर में मैंने क्या कहा आपसे, इस फिगर में मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां पर एक छोटा सा लीवर लगा दो। लीवर इन द सेंस ऐसे छोटा सा, ये ऐसे, ये आपने एक छोटा सा लीवर लगा दिया इस पर ऐसे। ये लीवर यहां पर अटैच है, कहां पर? आपके सेंट्रोइड पर अटैच है, ऐसे मान लो, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट थिकनेस है, बहुत ही नॉर्मल थिकनेस है। अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं ऐसे, अगर मैं इस पर एक बैक साइड से फोर्स लगाता हूं, मान लीजिए ऐसे, ये बैक साइड से फोर्स आ रही है, ठीक है, बैक साइड से फोर्स आ रही है ऐसे, ठीक है, मतलब इस लाइन के पैरेलल, किस लाइन के? जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके पैरेलल। तो अब जरा सोचिएगा कि ये जो फोर्स है ये है क्या? ये जो फोर्स है जो यहां पर ऐसे जा रहा है ये है क्या? इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से जा रही होगी? ऐसे। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन जा रही है ये हमारे रेफरेंस प्लेन के क्या है? रेफरेंस प्लेन हमारा कौन सा है? ये वाला। रेफरेंस प्लेन हमारा कौन सा है? ये वाला। तो इस रेफरेंस प्लेन के ये जो लाइन है ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर। ये जो रेफरेंस प्लेन के लाइन क्या है? हमारी परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। इसका मतलब रेफरेंस प्लेन से अगर हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन किसी फोर्स की परपेंडिकुलर है, ये फोर्स है मान लीजिए, तो इसका मतलब ये क्या नाम होगा? इसका नॉर्मल फोर्स नाम होगा इसका। बट ये नॉर्मल फोर्स हमारा एक्सियल होगा या असेंट्रिक होगा? ये नॉर्मल फोर्स हमारा एक्सियल होगा या असेंट्रिक होगा? उसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रोइड से हो रही है क्या, जा रही है क्या? सेंट्रोइड से नहीं जा रही है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है? असेंट्रिसिटी। तो ये क्या नाम हो जाएगा मेरा? असेंट्रिक नॉर्मल लोड, ठीक है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज और आपको ऐड करवाना चाह रहा हूं, दैट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी लो। ट्रांसमिसिबिलिटी लो, ठीक है, बेसिकली फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी लो। इसको जरा समझ लीजिएगा पहले। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक हमारे पास बॉडी है ऐसे कुछ, ये हमारे पास कुछ बॉडी है, इस पर एक फोर्स यहां ऐसे लगा रखा है मैंने F1, तो इस F1 को मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी ट्रांसमिट कर सकता हूं। बस कंडीशन क्या है कि वो हमारी फिजिकल बॉडी हो, बस वो हमारी क्या है? फिजिकल बॉडी हो। अगर वो फिजिकल बॉडी से आप एयर में लेके जा रहे हो तो एयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर क्या है हमारे पास? अगर ये हमारे पास फिजिकल बॉडी है तो इस फिजिकल बॉडी में किसी भी पॉइंट पर आप इस F1 को यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हो। आप इस F1 को यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हो, यहां पर ट्रांसमिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा भी क्वेश्चन पूछ रहा है। बट गलती मत करना, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं दिखानी है, ये तीनों चीजें एक साथ नहीं दिखानी है। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमारी ये बोलती है या तो यहां दिखाओ या यहां दिखाओ या यहां दिखाओ। इसका मतलब ये जो तीन फिगर है मान लीजिए ऐसे, ये भी सही है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है। बस आपको क्या दिखाना है? ये भी F1 है। बस आपको क्या दिखाना है? या तो ये फिगर या ये फिगर या ये फिगर। सिंपल सी बात है। अब इसी लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का हम थोड़ा सा और एनहांस वर्जन यूज कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। क्या कि अगर मुझे आपसे ये पूछना है, समझिएगा इसको, ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं एक फोर्स मेरा ये लग रहा था F,
ठीक है, या F1 जो भी आप मानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये F1 फोर्स यहां पर ऐसे लग रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन जा रही है यहां पर। मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे यहां पर इफेक्ट नहीं चाहिए लाइन ऑफ एक्शन पर, मुझे देखना है यहां इफेक्ट। ये कोई ए पॉइंट है, मुझे इस F1 का ए पर इफेक्ट देखना है और मेरा डायग्राम सही बनना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है जो मैं बोल रहा हूं। प्लीज यहां से इस चीज को नोट डाउन करो, क्या कि इस पॉइंट से इसके लाइन ऑफ एक्शन पर डालो एक परपेंडिकुलर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर डालो एक परपेंडिकुलर। ये आपके पास में आ गई एक लेंथ, मान लीजिए L लेंथ है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा, इस लाइन ऑफ एक्शन और इस ए पॉइंट से। आपके पास आउटकम क्या है, इस ए पॉइंट पर इस F1 का इफेक्ट बताना है, इस ए पॉइंट पर F1 का इफेक्ट बताना है। तो क्या करना होगा, हमें कुछ जुगाड़बाजी करते हैं। जुगाड़बाजी इन द सेंस कैसे, जरा सोचिएगा। एक काम करो, यहां पर एक F1 फोर्स ऐसे लगाओ और यहां पर एक F1 फोर्स ऐसे लगाओ। ये दोनों फोर्स मेरी कैसी हैं, इमेजिनरी। ये दोनों फोर्स मेरी कैसी हैं, इमेजिनरी। ठीक है, अब अगर ये इमेजिनरी फोर्स हैं तो यहां पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई नहीं। बट मेरा F1 का इफेक्ट यहां पर कुछ ना कुछ फायदा दे देगा और वहीं से हमें इसके आउटकम को समझना होगा। कैसे, जरा यहां से समझिएगा आप इस चीज को। ठीक है, इस कलर से देख लेते हैं। देखिए क्या होगा कि ये जो F1 है, आपने अभी कपल की डेफिनेशन समझी थी। कपल में क्या होता है, दो फोर्सेस पैरेलल हो और अपोजिट इन नेचर हो तो वो क्या बनाते हैं, कपल। तो यहां कपल ऑटोमेटिकली किसने बना दिया, आप F1 को यहां दिखा सकते हो ना, तो मैं यहां पर दिखा दूं, कोई दिक्कत, यहां पर मैं दिखा दूं इसे F1 को, कोई दिक्कत, डॉटेड करके दिखा देता हूं जिससे कि दिक्कत ना हो आपको। F1 मैंने यहां दिखा दिया, तो ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में F1 और ये F1 क्या बन के आ रहा है, एक कपल। ये इस लाइन के इफेक्ट में ये आपके पास क्या बन के आ रहा है, एक कपल। ये जो F1 और F1 वाला है ये आपको क्या मिल के आ रहा है, एक कपल। और अगर ये कपल बन रहा है तो यहां पर इस पॉइंट के अबाउट लो या इस पॉइंट के अबाउट लो या इस पॉइंट के अबाउट लो, कहीं पर भी ले लो, कपल की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू एल। मैंने आपसे पहले बोला था कपल की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू एल। तो ए के अबाउट यहां पर इसका फिगर कैसे बन के आ जाएगा, ए के अबाउट इसका फिगर देखिएगा। अब ए के अबाउट इसका फिगर कैसे बन के आ रहा है, ये ए है और ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन थी स्टार्टिंग वाली। तो यहां पर ये जो फिगर बन के आ रहा है, जरा सोचिएगा, F इंटू F1 इंटू एल का एक कपल किधर की ओर लग रहा होगा, इसके अबाउट, ए के अबाउट, ए के अबाउट। सोचिएगा F1 को घुमाओ, F1 को घुमाओगे ऐसे घूमेगा ना, तो क्लॉकवाइज लग रहा होगा, कितने का, ए के अबाउट। वर्डिंग पर ध्यान दो, ए के अबाउट F1 इंटू एल का कपल क्लॉकवाइज लग रहा होगा, कितने का, F1 इंटू एल का। साथ ही एक चीज और बची हुई है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो इस F1 को, तो F1 को हमने कैंसिल कर दिया। ये F1 कहां था, इससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। इस F को हटा दूं, क्यों, क्योंकि इस F को मैंने यहां F1 पर दिखा दिया है। ठीक है, अब इस F1 का तो काम खत्म हो गया, ये कपल आ गया। ठीक है, जबकि ये F1 भी तो बचा है ना भाई, तो इस F1 को आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इस F1 का भी यूज करना है। और ये F1 मेरा यहां ऐसे लगा हुआ है। तो अब जो ये फिगर था, इसका स्टार्टिंग फिगर क्या था, स्टार्टिंग फिगर था इसका ये, इसका स्टार्टिंग फिगर था ये, F1 यहां है, लाइन ऑफ एक्शन यहां है, ए पॉइंट मेरा यहां है। तो इस ए पॉइंट पर इसका फाइनल इफेक्ट आ रहा है ये। उम्मीद है यहां से समझ में आ गया होगा। इस ए पॉइंट पर फाइनल इफेक्ट इसका ये घूम के निकल के आएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। बस यही चीज आपको इन चीजों में भी करनी होती है जिस टाइम पर हम इनकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस में। ठीक है, तो आपको ये ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस में, आपको यहां पर मैंने बेसिक चीजें समझा दी हैं। चैप्टर 4 में हम इसके आउटकम्स की बातें करेंगे, क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं नेम वाइज। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं नेम वाइज कि आप मुझे इनके नाम बताइए। एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं P, फिर लिख रहा हूं Q, फिर लिख रहा हूं R। ठीक है, और यहां पर मैं लेके चला इधर वाला, इसे मान लीजिए ये मेरे पास है रोड। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरे पास है लीवर। ठीक है, ये है मेरे पास रोड, ये है लीवर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रोड और यहां लिख देता हूं लीवर। तो अब मुझे जरा इनके नाम बताइएगा, अब मुझे इनके नाम बताइएगा। ठीक है, मेरा टास्क अभी ये है आपको समझाना। ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनके जो एप्लीकेशन है वो हम चैप्टर 4 में देखेंगे, चैप्टर 3 से ही स्टार्ट कर लेंगे इनके एप्लीकेशन को देखना। ठीक है, तो यहां से मुझे सिंपल सा नाम बताइएगा इनका क्या होना चाहिए। इस आर को आप लीवर के रेस्पेक्ट में पहले आंसर दो, बहुत ईजी हो जाएगा।
लीवर के रेस्पेक्ट में मैंने आपसे कहा रेफरेंस अगर नहीं दी हुई है क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस अगर नहीं दी हुई होती है तो क्या मान के चलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन इसका व्यू कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, यही तो है ना इसका। तो क्रॉस सेक्शन के आर क्या है, क्रॉस सेक्शन वाले प्लेन। अब क्रॉस सेक्शन वाले प्लेन सिर्फ इतना ही मत मानना, पूरे में मानना ऐसे करके अपने माइंड में, ठीक है। माइंड ऐसे चलना चाहिए, प्लेन जो है ना वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है। तो अपने माइंड में जो इमेजिनेशन आप प्लेन की कर रहे हो वो इनफाइनाइट लेंथ की करना, क्लियर, वो आपको इनफाइनाइट लेंथ की करनी है। तो यहां पर जो हमने ये प्लेन लिया मान लीजिए वो इनफाइनाइट लेंथ का लेके आपको चलना होगा, ठीक है। इमेजिन कर रहे हो ना, मैं इमेजिनेशन के साथ में लेके चल रहा था जिससे कि यहां पर आपको समझ में आ जाए। अब इस आर को आप इस प्लेन के पैरेलल ही तो बोलोगे, इस आर को आपने इस प्लेन के पैरेलल ही तो बोला ना, ठीक है। तो अगर आपने इस आर को इस प्लेन के पैरेलल बोला, इस प्लेन के पैरेलल बोला, तो पैरेलल का नाम क्या होता है, ट्रांसवर्स। क्या ये आर सेंट्रोइड से होके जा रहा है, भाई बिल्कुल जा रहा है, इस फिगर में दिख रहा है ये सेंट्रोइड से होके बिल्कुल जा रहा है। और अगर ये सेंट्रोइड से होके जा रहा है, जैसे हमने यहां पर बनाया हुआ भी है कि अगर ये सेंट्रोइड से होके जा रहा है तो हमारा ये नाम क्या होगा, सीधा ट्रांसवर्स shear लोड। इसे हम असेंट्रिक नहीं बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नाम जो आर है उसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स shear लोड विद रिस्पेक्ट टू लीवर, विद रिस्पेक्ट टू लीवर, ठीक है। अब दूसरा नाम ले लेते हैं क्यू का। क्यू क्या होगा, पहले चलो पी देख लेते हैं। पी बिल्कुल इसके सिमिलर है, कैसे, पी आपको दिख रहा है, पहले तो ये 3D में सोचो, 3D में ये चीज व्यू दिख रहा है आपको या नहीं, ये व्यू आपको 3D में दिख रहा है ना। एक लीवर, एक रोड है, कैसी है, स्क्वायर सेक्शन की मान लो, ठीक है। उसके पास एक लीवर लगा हुआ है स्क्वायर सेक्शन का, और यहां पर आर लगा हुआ है ऐसे, क्यू लगा हुआ है परपेंडिकुलर, और पी लगा हुआ है परपेंडिकुलर इधर की तरफ ऐसे। मतलब एक ही प्लेन पर आर ऐसे जा रहा है तो पी ऐसे जा रहा है। पी और आर का प्लेन एक ही है, कौन सा वाला, एक्स जेड। एक्स जेड हमारा पी और आर का प्लेन है, जबकि क्यू का प्लेन हमारा कौन सी है, हमारी वाई डायरेक्शन, क्यू की है हमारी वाई डायरेक्शन। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, फिर उसी क्वेश्चन को हम यहां पर डील कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, एक सेकेंड, ठीक, चलिए। तो यहां पर जो हमने यहां देखा पी भी कैसा होगा, ट्रांसवर्स ही होगा ना, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है ना, तो ट्रांसवर्स है तो पी भी हमारा ट्रांसवर्स होगा। क्या सेंट्रोइड से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, पी का भी टीएसएल विद रिस्पेक्ट टू लीवर। अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू कैसा जा रहा है, इस वाले क्रॉस सेक्शन के क्यू जा रहा है परपेंडिकुलर। तो क्यू अगर परपेंडिकुलर जा रहा है इस रेफरेंस के, रेफरेंस हमारे पास लीवर के लिए ये वाली है ना एक्स जेड, तो यहां पर क्यू क्या है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्या, वो सेंट्रोइड से होके जा रहा है, बिल्कुल सेंट्रोइड से होके जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड, ठीक है, असेंट्रिक नहीं, एक्सियल लोड। अब मेन चीज आती है रोड पर, यहां से आपको वो सेंस समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। पी क्या है, पी रोड के लिए क्या है, रोड का रेफरेंस क्या होगा, पहले तो ये सोचो, रोड का जो रेफरेंस होगा वो क्या होगा, रेफरेंस प्लेन इसका कुछ ये बनेगा, रेफरेंस प्लेन इसका क्रॉस सेक्शन जाएगा ना भाई, तो क्रॉस सेक्शन इसका रेफरेंस प्लेन अपने पहले सबसे ये काट लिया। अब ये जो रेफरेंस प्लेन है ये कहीं पर भी हो सकता है, ये बिल्कुल लास्ट में हो सकता है, यहां पर भी आपकी मर्जी है। तो आपको जहां क्यू निकालना है या पी क्यू आर निकालना है, वहीं से एक रेफरेंस डाल के चलो जिसमें ये सब जा रहे हैं ऐसे करके। तो रेफरेंस अगर ये डाला तो पी रेफरेंस प्लेन के पैरेलल है ना, सोचो जरा, मैंने कहा क्या बोला, रेफरेंस प्लेन इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो यहां इनफाइनाइट लेंथ विड्थ जो भी आप सोच रहे हो, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां से पी कैसा जा रहा है, इसके पैरेलल ही जा रहा है ना, इस प्लेन के पी पैरेलल है, और अगर पी पैरेलल है इस प्लेन के तो पी का नाम क्या हो जाएगा यहां पर, अगर ये पी इसके पैरेलल है, एक सेकेंड, अगर P इसके पैरेलल है तो P का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स, क्योंकि वो पैरेलल है, ट्रांसवर्स। अब दूसरी चीज ये, ट्रांसवर्स से पहले एसेंट्रिक लगाओगे या नहीं, तो P की जो लाइन ऑफ एक्शन है, P की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या P की लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंट्रोइड से होके जा रही है, क्या P की लाइन ऑफ एक्शन रोड के सेंट्रोइड से होके जा रही है, गलती मत करना, इसके लीवर के सेंट्रोइड से होके जा रही थी, नाम आपने पहले ही ले लिया था ना टीएसएल, तो अब फिर से रोड के सेंट्रोइड से होके जा रही है, तो यहां पर फिर टीएसएल क्यों लिखोगे भाई, रोड के सेंट्रोइड से होके जा रही है तो रोड का सेंट्रोइड देखोगे ना, रेफरेंस रोड की लोगे ना, रेफरेंस रोड की लोगे, रेफरेंस लीवर की थोड़ी लोगे। अब तो रेफरेंस अगर रोड की ले रहे हो तो रोड के रेस्पेक्ट में पी कभी भी रोड के सेंट्रोइड से होके जा सकता है, कभी भी नहीं, रोड के सेंट्रोइड से होके नहीं जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर ये रोड के सेंट्रोइड से होके नहीं जा रहा है तो इसका मीनिंग होने वाला है सीधा असेंट्रिक, सॉरी, इसका सीधा मीनिंग होने वाला है असेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर।
उसके बाद अगर मैं Q की बात करूं तो देखिएगा Q लीवर के लिए परपेंडिकुलर था, जबकि Q यहां पर इस वाले प्लेन के लिए जो रोड का क्रॉस सेक्शन है उसके लिए Q क्या है हमारा पैरेलल है, उस प्लेन के लिए Q क्या है पैरेलल है। तो अगर उस प्लेन के लिए Q मेरा पैरेलल है, इमेजिनेशन करो यार, अगर इमेजिनेशन करोगे नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, इमेजिनेशन करो कि अगर मेरे क्रॉस सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन के Q क्या है पैरेलल है, दिख रहा है मुझे साफ, तो उस क्रॉस सेक्शन में ही तो Q लाई कर रहा है ना भाई। एक बहुत बड़ा पेज लो अपने माइंड में और वहां से देखो Q पैरेलल जा रहा है या परपेंडिकुलर जा रहा है, उस पेज के पैरेलल जा रहा है ना, इसका मतलब ट्रांसवर्स है। असेंट्रिक है क्या, चेक करो। Q की लाइन ऑफ एक्शन क्या मेरे सेंट्रोइड से होके नहीं जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। इसका मतलब Q क्या है मेरा ट्रांसवर्स शियर लोड है, ना कि असेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, क्योंकि ये थिकनेस तो मैं बहुत छोटी छोटी मान के चल रहा हूं, तो ये मेरा क्या है ट्रांसवर्स शियर लोड है, ना कि असेंट्रिक, क्योंकि ये Q जो है उस Q की लाइन ऑफ एक्शन कहां से होके जा रही है, रोड के सेंट्रोइड से होके जा रही है, रोड के सेंट्रोइड से होके जा रही है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए ट्रांसवर्स शियर लोड है। जबकि R क्या है, अब प्लेन तो आपने ये काट रखा है, एक्स जो हमने क्या बोला है जेड एंड वाई, जेड वाई आपका प्लेन है रेफरेंस, उस रेफरेंस प्लेन के आर क्या जा रहा है परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नाम क्या होगा एक्सियल लोड। बट क्या ये एक्सियल ही होगा, असेंट्रिक होगा या नहीं होगा, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आर की लाइन ऑफ एक्शन, आर की लाइन ऑफ एक्शन क्या इसके सेंट्रोइड से कभी भी जा सकती है, कभी भी नहीं जा सकती, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द असेंट्रिक एक्सियल लोड। उम्मीद है यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये आपका बेस है सोम के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि डायरेक्शन के बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल हमारे पास इसकी डेफिनेशन हुआ करती है। देखिएगा यहां पर लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही इसका एक फ्लो डायग्राम पहले से बनवा रखा है। तो यहां पर लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एक हो जाता है हमारे पास सिंपल, बहुत ही नॉर्मल वर्डिंग में लेके चलेंगे इन चीजों को। एक हो जाता है हमारे पास पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड एक हो जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो जो हमारे पास पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड होता है उसमें जरा समझिएगा, बेसिकली अगर हमारे पास ये एक बॉडी है और उस बॉडी पर एक पी फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स मेरा कैसा है, पॉइंट फोर्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट फोर्स। ठीक है, और अगर मैं यहां पर एक मोमेंट की बात करूं जिसे मैं पॉइंट मोमेंट बोल रहा हूं, तो पॉइंट मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जरा यहां से देखिएगा। इस बार पर मैंने एक लीवर लगा दिया और इस लीवर पर मैंने पी फोर्सेस ऐसे लगा दिए, जैसे हमने समझा भी था पहले। तो ये यहां से अगर फिक्स है तो ये जो पी फोर्स एंड पी फोर्स से आपका एक क्या बन के आएगा, मोमेंट, एक कपल, और एक कपल जो बन के आएगा वो इसको क्या देगा, इसको बेंडिंग देगा या ट्विस्टिंग देगा, ऑब्वियस है बेंडिंग देगा। बेंडिंग की डेफिनेशन याद करो फिर से, तो बेंडिंग इफेक्ट देगा, बेंडिंग टेंडेंसी देगा, कितने की, m इक्वल टू पी इंटू एल की। तो यहां ये जो इस पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है इसको हम बोलते हैं पॉइंट मोमेंट, उम्मीद है यहां तक ये चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारी चीजें एसएफडी वीएमडी में जिस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही होंगी, जिस टाइम पर एसएफडी वीएमडी का हम क्रिएट कर रहे होंगे, उस टाइम पर मैं इन चीजों को लेके चलूंगा वहां पर, तब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट लोड से एडजेसेंट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट एंड एडजेसेंट राइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो चीजें हम वहां पर भी देखने वाले हैं अभी। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हम देख लेते हैं फर्स्ट वन, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में हमने क्या ले लिया यहां पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इस लोड में हमने दो टाइप ले लिए, एक तो ले लिया यूडीएफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, एक ले लिया यूडीएम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो इनके हम सिमेट्रिक डायग्राम देख लेते हैं बहुत ही नॉर्मल से बना के, कि यूडीएफ का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास एक ये बॉडी है, एक ये बीम है। ठीक है, और इस बीम पर आपने क्या लगा रखा है, इस बीम पर आपने ये
इस तरह से एक लोड लगा रखा है और ये लोड आपके लिए क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम इंटेंसिटी का है। इसका जो ऑर्डिनेट है, यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है ऑर्डिनेट, तो ये जो ऑर्डिनेट है W जिसे हम छोटा बोल रहे हैं, छोटा W, तो ऑर्डिनेट जो होता है इसी को हम बोलते हैं लोडिंग इंटेंसिटी। ऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं लोडिंग इंटेंसिटी। तो ये जो लोडिंग इंटेंसिटी है W है, ये क्या है मेरा कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। ये क्या है मेरा कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। तो अगर ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ तो इसको हम बोलेंगे UDF। ऐसे ही मेरा UDM का जो कॉन्सेप्ट बन के आता है वो भी यही है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट हमारा जो होता है वो सेम मोमेंट, इस पर छोटा वाला m हम लेके चलते हैं, ये मेरा मोमेंट या लोडिंग इंटेंसिटी होती है m, जो कि कांस्टेंट होती है। हमारे सिलेबस में ये वाली चीजें जनरली नहीं पूछी जाती हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है हमारे लिए UDF। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर UDF को आप कैसे देख सकते हैं, ये मेरे पास मान लीजिए बीम है, तो इस बीम पर एक बिल्कुल ऐसी ही एक यूनिफॉर्म बीम आप लाके इसके ऊपर ऐसे रख दो, इसके ऊपर ऐसे रख दो, कैसे, ऐसे। तो ये जो टोटल इसके ऊपर वेट आने वाला है, ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म बीम लाके रख दो, ठीक है। इसके ऊपर जो टोटल वेट आने वाला है ये इस पर्टिकुलर लोड का वेट होगा। तो ये जो लोड है आपके पास, इस लोड को हमने बोला कैपिटल W और लेंथ मान लीजिए L है, तो यहां पर कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा, लोडिंग इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर के लिए मान लीजिए 10 न्यूटन है आपके पास, 10 न्यूटन का टोटल वेट है इसका, जो ऊपर से आपने इस बीम पर ये लाके रखा है, इस बीम पर जो लोड लाके रखा है वो मान लीजिए 10 न्यूटन का है और लेंथ इसकी है 10 मीटर, लेंथ इसकी है 10 मीटर। तो आप बताइएगा जो हम ये फिगर बना रहे हैं इस तरह का, इस फिगर में जो W होगा वो कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, 10 न्यूटन टोटल वेट है ना, इस ग्रीन वाले का 10 न्यूटन टोटल वेट है, तो 10 न्यूटन जो टोटल होगा वो बराबर क्या होगा, जो लेंथ है इनटू में जो हाइट है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, W इंटू एल, W इंटू एल, ठीक है। तो लोडिंग इंटेंसिटी इंटू एल, ये कहां से आता है, ये बेसिकली मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ज्यादा हम आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं जाएंगे, इंटीग्रेटेड मेथड से आता है, ये इंटीग्रेशन मेथड से आता है। उस इंटीग्रेशन मेथड को अगर आपको समझना है मेरे से, तो आप ऐप पर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट उन चीजों की आपको जरूरत नहीं है फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स उन चीजों की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको क्यूरियोसिटी के बेसिस पर इस चीज को समझना है तो आप बिल्कुल ऐप पर जाकर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको मैं समझा दूंगा सेपरेटली जिनको भी जरूरत है, ओके। तो W इक्वल टू WL, तो यहां से जो W की वैल्यू आ जाती है वो कैपिटल W बाई L आ जाती है, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। तो याद रखिएगा इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसका जो एक डायग्राम बन के आता है वो हम कुछ ऐसा भी बना देते हैं, कैसा, इसका डायग्राम हम ऐसा भी बना देते हैं, इसको भी हम UDF बोल देते हैं। और याद रखिएगा हमारे सिलेबस में क्योंकि UDM नहीं है, क्योंकि UVM नहीं है, इसीलिए इन UDF को भी हम क्या बोल देते हैं, UDL। L मतलब लोड, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट की, जिसमें कह रहा हूं मैं UVM या फिर UVM या फिर UVF, ठीक है। तो UVF या UVM को अगर हमें लेके चलना है तो मैं ये लेके चला कि एक मेरे पास ये पर्टिकुलर बीम है और इस बीम के ऊपर मैंने लोड रखा है, मान लीजिए इस तरह से, ये मैंने इस तरह से लोड लाके रखा। इसको फिगर में वाइज देखना है तो ऐसे देख सकते हो आप कि एक बीम थी और इस बीम के ऊपर मैंने एक ऐसे टेपर्ड बीम लाके रख दी, इस बीम के ऊपर मैंने एक टेपर्ड बीम लाके रख दी, ये मेरे पास बीम थी, ये मेरे पास बीम है मान लीजिए, और इस बीम के ऊपर मैं ये टेपर्ड बीम लाके रख देता हूं, तो आपको ऐसा ही तो महसूस होगा ना। तो यही जो हमारे पास W मैक्स, इसे यहां पर बोलते हैं, यहां की इंटेंसिटी देखो, इसकी इंटेंसिटी क्या हर जगह कांस्टेंट है, क्या यहां पर W कांस्टेंट आप लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं। क्या यहां पर W कांस्टेंट लिख सकते हो, स्मॉल w जो इंटेंसिटी है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हमें देखना होता है कि जो मेरे पास W मैक्स है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो W मैक्स क्वेश्चन में गिवन है, जबकि W मिनिमम कितना है आपके पास, यहां पर 0। आपके सिलेबस में जनरली जो होता है वो UVL में ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्रायंगुलर मतलब लीनियर फॉर्मेशन। यूनिफॉर्मली जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सेम या पैटर्न वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पैटर्न क्या है, यहां पैटर्न क्या है, यहां पैटर्न है लीनियर, यहां पैटर्न क्या है,
यहाँ पैटर्न है मेरा लीनियर, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। लीनियर पैटर्न कौन सा है, ये वाला। कांस्टेंट पैटर्न कौन सा होगा, जो यूडीएल में हमने यूज किया। तो यूवीएफ में समझ में आ रहा है, यूवीएफ में एंड यूवीएम में, तो ये मेरा यूवीएफ है, ठीक है। तो यूवीएफ में आपको ये फिगर मिलने वाला है और यूवीएम में आपको कुछ ऐसा फिगर मिलने वाला है, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिखाना होगा कि जो मेरा m है वो यहाँ का सबसे ज्यादा है, m मैक्सिमम है, और यहाँ का m मेरा 0 है। तो ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसका सेंस भी आपको ऐसा ही लेके चलना है कि मोमेंट हमारा यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या लेके चलना है, हमें डब्ल्यू मैक्स यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ डब्ल्यू मिन 0 होगा। ये मेरे पास इंटेंसिटी है, ये भी मेरे पास इंटेंसिटी है। तो यहाँ जो टोटल लोड है किसका, इस ग्रीन वाले पार्ट का टोटल का, जो मेरे पास टोटल लोड है डब्ल्यू, वो क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये भी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कहां से निकल के आता है, इंटीग्रेशन मेथड से। आपको बेसिकली इंटीग्रेशन मेथड से ये आउटकम मिलके आता है, इंटीग्रेशन मेथड से ये आउटकम मिलके आता है। ये आउटकम हमारा कोई बेसिक चीज नहीं है, बेसिक चीज है इंटीग्रेशन मेथड। उससे हमारा आउटकम जो मिलके आता है उसे हमें याद रखना होता है। तो आउटकम क्या आता है, आउटकम आता है एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम। टोटल वेट जो होता है वो होता है एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम। तो यहां पर एरिया क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम मान लीजिए L है, तो यहां से एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम हमें मिलके आ रहा है 1/2। ये क्या है, ट्राइंगल है ना, तो 1/2 बेस कितना है L, हाइट कितनी है W मैक्स। भाई हमें टोटल वेट चाहिए ना, तो टोटल वेट इस ग्रीन वाले का ही तो दिखेगा ना, टोटल वेट इस ग्रीन वाले का दिखेगा। तो ग्रीन वाले का टोटल वेट निकालने के लिए हमने क्या किया, 1/2 बेस हमारे पास टोटल लेंथ और हाइट हमारे पास मैक्सिमम डब्ल्यू मैक्स। तो ये जो होता है ये हमारे लिए डब्ल्यू कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे ही ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर ये वाला भी। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये हमने बात की है लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की, लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की। कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझना है, तो आप ऐप पर जाकर बिल्कुल मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐप पर आप लिख सकते हैं कि सर प्लीज मुझे थोड़ा ये भी और अच्छे से समझना है, मुझे आप बता दीजिए। तो आपके लिए वो चीज भी अरेंज बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स से कहीं ना कहीं आपको सिर्फ फॉर्मूले से रिलेशन रखना है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले किस तरह से डिराइव हो रहे हैं इंटीग्रेशन में, आपको अगर वो भी जानना है तो आप बिल्कुल ऐप पर जाकर वो चीज पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने बात की है लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की।